कहा जाता है कि इंटरनेशनल बिजनेस को समझने के लिए आपको उसकी थ्योरीज को समझना चाहिए। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 5 एमसीक्यूज जो कि जुड़े हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो आइए जी, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग का ही पहला सवाल हमें मिल गया यहाँ पे। सवाल है, असर्शन दी है, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिफ्यूटेड द मर्केंटलिस्ट नोशन ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड स्पीशी बीइंग द सोर्सेज ऑफ वेल्थ। रीजन दिया, they thought domestic production was the prime source of wealth and so they took into account the productive efficiency as the motivating factor behind trade। तो यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और मर्केंटलिस्ट व्यू को कंपेयर किया जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने मर्केंटलिस्ट व्यू की, तो इसका मतलब था कि भाई ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा जो आपके प्रीशियस मेटल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर हैं, उनको आपको इकट्ठा करना है, यही आपका उद्देश्य है ट्रेड करने का। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने इस आइडिया को रिफ्यूट किया, यानी कि उस आइडिया को नकारा, उन्होंने उस आइडिया को क्या किया, उसके प्रति विरोध जाहिर किया। और यहां पे उन्होंने अपना एक अलग रीजन दिया। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, इट इज द प्राइम सोर्स ऑफ वेल्थ, और फोकस किस पे होना चाहिए, आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे। अगर आप एफिशिएंट हैं प्रोडक्शन करने में, आप कोई चीज को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उस सामान के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और उससे आप वेल्थ यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा मर्केंटलिस्ट जो है ओपिनियन और क्लासिकल ओपिनियन जो है, उसके अंदर डिफरेंस अराइज हो गया। तो यहां पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो आइए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फील दैट द रिसोर्सेज आर मोबाइल डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, रिसोर्सेज आर इमोबाइल डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, रिसोर्सेज आर इमोबाइल डोमेस्टिकली एंड मोबाइल इंटरनेशनली, रिसोर्सेज आर मोबाइल डोमेस्टिकली एंड इमोबाइल इंटरनेशनली। क्या मानते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे ना। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपके वही है जी, कौन कौन, आपके एडम स्मिथ, आपके डेविड रिकार्डो, या आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाले, या आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। बताइए इनका क्या मानना था। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, उनकी एक लिमिटेशन भी थी, उनके व्यू की एक लिमिटेशन भी थी, और उसमें से एक लिमिटेशन जो है वो यहां पे दे रखी है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उन्होंने कहा कि दे आर मोबाइल डोमेस्टिकली बट दे आर इमोबाइल इंटरनेशनली। यानी कि वो मानते थे कि विद इन द कंट्री तो आपके रिसोर्सेज आप आसानी से मूव कर सकते हो, बट एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप रिसोर्सेज नहीं लेकर जा सकते। और इन दोनों अजम्पशंस को लेकर यहां पे क्या किया गया, यहां पे इनको नकारा गया, कहा गया कि भाई ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि विद इन द कंट्री रिसोर्सेज मूव करने आपके डिफिकल्ट हो। एक पार्ट में अगर कोई काम हो रहा है, हो सकता है दूसरे पार्ट में उस रिसोर्स को ना लेकर जा सके। और कई बार देखने को मिलता है कि हमारा जो लेबर है वो आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन कर रहा है। तो यहां पे इसे इसकी लिमिटेशन माना गया, इनकी ओपिनियन की लिमिटेशन माना गया। तो फिलहाल आंसर जो है यहां पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो चलिए यहां पे सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 दी है, हेक्सर ऑलिन थ्योरी believes that different countries are endowed with varying proportion of different factors of the production। Second statement है, capital abundant country presents a higher capital to labor ratio than what a labor abundant country presents। तो हेक्सर ऑलिन थ्योरी, आपकी एचओ थ्योरी के ऊपर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट से सही है या फिर इनमें कोई गलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एचओ थ्योरी की बात करें, तो ये थ्योरी बात करती है कि कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा हैं। इट इज बेसिकली एंडोमेंट थ्योरी, किन रिसोर्सेज से आप ज्यादा इंडोर्ड हैं। अगर आप लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं, तो आप यहाँ पे लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप कैपिटल अबंडेंट कंट्री हैं, तो आप कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 आपकी बिल्कुल सही है
कैपिटल अबंडेंट कंट्री कौन होगी, उसका मीनिंग भी बताया गया। भाई जिसमें कैपिटल लेबर के मुकाबले क्या है, ज्यादा है, वो आपकी कैपिटल अबंडेंट कंट्री होगी। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का हमारा बन जाएगा। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। लिस्ट वन में हम पहले देख रहे हैं, मेनी ऑटोमोबाइल फर्म्स इंपोर्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडिया, मारुति उद्योग बायस कंपोनेंट्स फ्रॉम लोकल प्रोड्यूसर्स। In the initial years, Maruti Suzuki was importing automobile engines from its parent company in Japan. और लिस्ट टू में देख रहे हैं डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग और इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग। करनी है हमें इनकी मैचिंग। तो मेरे हिसाब से तो मैचिंग करनी बहुत आसान थी और आप सभी ने बिल्कुल सही करी होगी। देखो ऑटोमोबाइल फर्म्स क्या कर रही है, यहाँ पे इंपोर्ट कर रही है इंडिया से कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑटोमोबाइल फर्म हमारी कहीं बाहर है और इंडिया से वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रही है। सो दिस कैन बी रेफर टू एज इंटरनेशनल लेवल की आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग तो हो रही है, आउटसोर्सिंग का मतलब कुछ सामान बाहर से बनवा रहे हैं और हम किसी दूसरी कंट्री से बनवाएं तो इट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग। मारुति उद्योग बायस कंपोनेंट्स फ्रॉम लोकल प्रोड्यूसर्स, हम दूसरी कंट्री से नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी ही कंट्री के प्रोड्यूसर से अपने कुछ कंपोनेंट्स को ले रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आउटसोर्सिंग, बट दिस इज गोइंग टू बी डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग। इन द इनिशियल ईयर्स मारुति सुजुकी क्या कर रहा था, इट वाज इंपोर्टिंग ऑटोमोबाइल इंजन्स फ्रॉम अपनी ही पेरेंट कंपनी इन जापान। देखो अगर अपनी ही कंपनी से आउटसोर्सिंग कराई जाए, अपनी ही कंपनी से कंपोनेंट खरीदे जाएं, उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है ऑफ शोरिंग का। इंट्रा फर्म आउटसोर्सिंग इज नोन एज ऑफ शोरिंग। तो इसलिए ये आपका मैच होगा सेकंड से, और आंसर जो है वो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलिए जी, सवाल है अगला हमारी स्क्रीन पे। सवाल है जी, इन बांग्लादेश 10 यूनिट्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइदर 1 kg ऑफ राइस और 1 kg ऑफ व्हीट। तो बांग्लादेश में हम 10 यूनिट ऑफ लेबर से या तो 1 किलो राइस बना सकते हैं या फिर 1 किलो व्हीट बना सकते हैं। इंडिया के अंदर हम 5 यूनिट ऑफ लेबर से क्या बना सकते हैं, 1 kg ऑफ व्हीट बना सकते हैं, और 8 यूनिट ऑफ लेबर से हम 1 kg ऑफ राइस बना सकते हैं। तो इस केस के अंदर बताइए कि इंडिया का किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है या फिर कंपैरेटिव एडवांटेज है। आपको ऑप्शंस दे रखी है। इंडिया possesses absolute advantage in the production of wheat only. India possesses absolute advantage in the production of rice only. India possesses comparative advantage in the production of wheat only. India possesses comparative advantage in the production of rice only. तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली आपकी जो दो थ्योरीज है ना, क्लासिकल थ्योरीज जो आपकी हैं, कौन सी, एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली और कंपैरेटिव एडवांटेज वाली, उनका कंपैरिजन चल रहा है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपको कहती है कि जिस कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, जिस कमोडिटी में, वो उस सामान को बनाएगी और एक्सपोर्ट करेगी। तो अगर इस केस की बात करें तो यहां पे आप देख रहे हैं कि भाई इंडिया का दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। इंडिया व्हीट बनाने में 5 यूनिट ऑफ लेबर ले रहा है और राइस बनाने में 8 यूनिट ले रहा है, और यहां पे दोनों ही केसेस में वो कम लेबर ले रहा है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। तो इंडिया के पास दोनों में ही एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया। तो ओनली ओनली यहां लिख दिया था, तो इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। बट अगर बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज की, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आपको कहती है कि भाई जिस कंट्री का, जिस कम्युनिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो उसे बनाएगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी। तो इस केस में इंडिया का किस में ज्यादा एडवांटेज है। देखो जी, यहां पे 5 यूनिट ऑफ लेबर से 1 kg व्हीट बना लेते हैं और 8 यूनिट ऑफ लेबर लगते हैं 1 kg ऑफ राइस बनाने में। तो इंडिया का ज्यादा एडवांटेज किसमें है, ज्यादा एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है व्हीट में। व्हीट में कम लेबर से हम 1 किलो बना सकते हैं, बल राइस में हमें ज्यादा लेबर लग जाता है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है व्हीट में। तो इंडिया व्हीट पे फोकस करेगा और बांग्लादेश जो है वो यहां पे राइस पे फोकस कर लेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी कि इंडिया possesses comparative advantage in the production of wheat only. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है,
इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।